करते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसे हम लोग भुगतान संतुलन कहते हैं, ये इकोनॉमी में एक प्रकार से विदेशी मुद्रा के प्रवाह को भी दर्शाते हैं। अर्थात जो मदों को हम लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। बैलेंस ऑफ जो ट्रेड होता है वो एक प्रकार का नैरो कॉन्सेप्ट है। नैरो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही कुछ मदों को बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल और केवल व्यापार की दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है, अन्य मदों को शामिल नहीं किया जाता है। जो बंदरगाह पे जहां पर वस्तुएं तथा सेवाएं आती हैं उनको हम लेखा जोखा के रूप में प्रस्तुत कर सकें तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, यानी दृश्य मदों को, चालू खाते नहीं, चालू खाते में भी 2 मदें 3 मदें होती हैं, उसमें केवल आपके पास विजुअल आइटम्स जिनको आप देख सकते हो उनको बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। बाकी अन्य सारी मदों को यानी सारा कंपोजिशन जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का होता है, भुगतान संतुलन का होता है। ठीक है, तो आप आइए हम लोग क्रम से देखते जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को पहले क्रम से देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से आइटम्स होते हैं, इनका डिस्कशन हम लोग करेंगे और फिर उसमें से दृश्य मदों को अलग से डिस्कशन कर देंगे। दैट विल बी पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड का हो जाएगा, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट बन जाएगा, ये हम लोग चेक कर लेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पॉइंट से, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन से स्टार्ट करेंगे। भुगतान संतुलन के अंतर्गत कौन कौन सा ढांचा होता है, ढांचा के अंतर्गत कौन कौन सी आइटम्स होते हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे और उसी का केवल दृश्य मदों को यदि मैं डिस्कस कर दूंगा तो आप समझ जाइएगा कि दृश्य मदों के अंतर्गत जो भी आइटम्स होंगे वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, इसको अब मैं शॉर्ट फॉर्म पे क्या लिखूंगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज कॉल्ड बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको मैं बीओपी एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड को बीओटी के नाम से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अब आपके साथ डिस्कशन में यूज करेंगे, शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो बीओपी और बीओटी, ठीक है, दोनों शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ बीओपी। बीओपी के अंतर्गत 2 अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला अकाउंट आपका होता है चालू खाता, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं करेंट अकाउंट, दैट इज कॉल्ड करेंट अकाउंट। एंड सेकेंड आपके पास जो अकाउंट होता है दैट इज कॉल्ड पूंजी खाता। दूसरा आपके पास खाता कौन सा होता है? पूंजी खाता होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। 2 अकाउंट होते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंतर्गत जब डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आपका डिस्कस करेंगे चालू खाते के विषय में। एक अकाउंट आगे आपको चल करके और मिलेगा, ठीक है, वो भुगतान शेष की अन्य मदों के अंतर्गत एक अकाउंट होता है जिसे भूल चूक मदे कहते हैं। ठीक है, और एक आपका मिलेगा इसके अंतर्गत ही, ठीक है, आपका सरकारी रिजर्व सौदे का अकाउंट, तो उसको हम लोग आगे चल करके डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली 2 अकाउंट इसके अंतर्गत होते हैं, एक चालू खाता होता है, एक पूंजी खाता होता है, और दोनों खातों में कौन कौन से आइटम सम्मिलित किए जाते हैं उनको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक हो जाता है चालू खाता, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या होता है? करेंट अकाउंट वो खाता होता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात एवं निर्यात एवं एक पक्षी भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाता है। यानी इसके अंतर्गत आयात, इसके अंतर्गत निर्यात और इसके अंतर्गत एक पक्षी भुगतानों का सम्मिलित किया जाता है। अब मैं तीनों चीजों को डिस्कस करता हूं। एक पक्षी आपके पास भुगतान जो होते हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहला अकाउंट आपका हो जाता है करेंट अकाउंट, और इसमें
वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात और निर्यात को हम रखते हैं। उसके अलावा इसमें के अंतर्गत हम लोग बीमा, यात्राएं, हस्तांतरण इनको भी रखते हैं। ठीक है। और तीसरा आपके पास आता है एक पक्षी भुगतान आता है। तो आपका पहला जो इसको कहा जाता है, इसका पहला जो आपका आइटम कहलाएगा वो कहलाएगा आपका व्यापार माल खाता। फर्स्ट आपका है व्यापार माल खाता, फर्स्ट अकाउंट जिसको आप कहते हो। ठीक है। इसको दृश्य मदे भी कहा जाता है, दृश्य मदे भी कहा जाता है, विजुअल आइटम्स। और इसी के अंतर्गत जितने आइटम्स होंगे वो बीओटी का पार्ट बन जाएंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंतर्गत इसको काउंट करेंगे। केवल इस अकाउंट को ही हम इस टेस्ट करेंगे, अन्य अकाउंट को टेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो दृश्य मदें जो आपकी आती हैं, इन दृश्य मदों में जो आपके पास वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं का, सेवाओं का मैंने शब्द देखो प्रयोग नहीं किया, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात को इसके अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। जब हम किसी देश से आयात करते हैं तो उसको पेमेंट करने के लिए विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है। तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है, तो यानी विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने का मतलब होता है ये विदेशी मुद्रा के डिमांड पक्ष को रिप्रेजेंट करेगी। नोट करना है पॉइंट यहां पे। आयात खाता आपका विदेशी मुद्रा के डिमांड पक्ष को उजागर करता है। दूसरा आपका होता है एक्सपोर्ट यानी निर्यात पक्ष। निर्यात आपके पास साइट्स होता है, यह विदेशी मुद्रा की पूर्ति को रिप्रेजेंट करता है, विदेशी मुद्रा की पूर्ति को। अमेरिका को मैंने निर्यात किया तो उसने पेमेंट किया डॉलर, तो वो एक्सचेंज हमारे पास आ गई फॉरेन एक्सचेंज, यानी सप्लाई साइड को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो क्लियर हो गया कि आपका व्यापार माल खाता जिसे हम दृश्य मदे कहते हैं, इसके अंतर्गत वस्तुओं का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयात एवं निर्यात को शामिल किया जाता है। आयात का मतलब होता है विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ गई है, और निर्यात का मतलब होता है कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है। इसका आपको बैलेंस चेक करना होता है। अगर आपके एक्सपोर्ट का मान ज्यादा है इंपोर्ट के मान से, तो आप कहोगे बीओटी फेवर में है, बीओटी फेवर में है। अगर x का मान m के मान के बराबर हो जाए तो आप क्या होगे, बीओटी बैलेंस में है। और अगर x का मान m के मान से कम हो जाए तो आप क्या कहोगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो अनफेवर में है। ये पॉइंट आपको यहां से नोट करना पड़ेगा। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो दृश्य मदों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जो कि बीओपी का बैलेंस ऑफ पेमेंट के चालू खाते का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, जिसे हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, बीओटी के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंतर्गत इसको सम्मिलित करते हैं, बीओटी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ये आपका ए पॉइंट, इस पॉइंट को दृश्य मदों को आपको नोट करना। तो ये जो मैंने अभी पोर्शन पढ़ाया है बैलेंस ऑफ ये ट्रेड होगा। चलो आगे हम करते हैं, बी पार्ट पे डिस्कस अब करते हैं। बी पार्ट में है अदृश्य मदे। अदृश्य मदे इसके अंतर्गत इंडिविजुअल आइटम्स होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते हो, बल्कि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रतिभाग करते हैं और विदेशी मुद्रा भी आपको प्रदान करते हैं। ठीक है। अदृश्य मदे कहलाते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। इनको इंडिविजुअल अकाउंट के नाम से जाना जाता है, इंडिविजुअल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं। और इसके अंतर्गत आपके पास यातायात भाड़ा, यातायात भाड़ा या तो हमको देना पड़ता है या तो यातायात भाड़ा लेना पड़ता है। ठीक है। अगर मेरे पास जहाज रानी कंपनियां हमारी अच्छी हैं तो हम विश्व में अपनी जहाजों को लगा करके ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्न कर सकते हैं, और या तो हमको ट्रेड करने के लिए इन जहाज रानियों को लेना पड़ेगा और उनको पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा इसके अंतर्गत आता है यात्राएं।
ठीक है, यात्राएं। ठीक है, तीसरा आपका आता है विनियोग आय। विनियोग आपके पास आय, विनियोग आय, आगे नहीं, विनियोग आय का एफडी, एफडीए नहीं, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, एफडीआई नहीं, बल्कि जब हम जो निवेश करते हैं तो उससे हमको ब्याज मिलता है, उससे हमको लाभ मिलता है, उससे हमको लाभांश मिलता है। तो ये सारी चीजें आपके पास चालू खाते के अदृश्य मदों के अंतर्गत आ जाएंगे और यहीं पर आप गलती कर देते हो। ठीक है, जो हमने विनियोग पूर्व में विनियोग किया है उसमें मिलने वाला ब्याज और लाभ को आप चालू खाते के अदृश्य मदों में नोट करोगे, ना कि पूंजी खाते में लेकर के जाओगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाता है। अगला आपका चौथा पॉइंट हो जाता है बीमा, इंश्योरेंस। आपका देखोगे वर्ल्ड ट्रेड में कितनी डकैती होती है, कितना लॉस होता है, तो उसका इंश्योरेंस जो अमाउंट होता है वो भी आपका अदृश्य मदों के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। आपका है हस्तांतरण, भुगतान हस्तांतरण, आपके पास निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, इस पर जो काम होता है, जो इसमें इंप्लाई होते हैं उनको पेंशन मिलती है। आप जानते होंगे सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत बहुत सी चीजें और भी चीजें मिलती हैं, तो उनको भी इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो ये मतें दिखाई तो नहीं पड़ती, बट आपके चालू खाते के अंतर्गत ऐड की जाती हैं, और ये विदेशी मुद्रा या तो लाती हैं या तो इसके माध्यम से हमारे देश की विदेशी मुद्रा अन्य देश में चली जाती है। ठीक है, तो चालू खाता आपका कंप्लीट। चालू खाते के अंतर्गत दो पार्ट बने आपके पास, एक व्यापार माल खाता जिसको दृश्य मद है, दूसरा अदृश्य मद है, और तीसरा एक और जोड़ दिया गया है अभी हाल ही के दिनों में। ठीक है, जिसको कहते हैं एक पक्षीय हस्तांतरण, एक पक्षी अंतरण। ठीक है, वन साइड आपके पास यूनिलेटरल, कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर इसको कहा जाता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको गिफ्ट मिल जाए, इसके अंतर्गत एक पक्ष से ही भुगतान होता है, दूसरे पक्ष का भुगतान होना अनिवार्य नहीं होता है। मान लीजिए अमेरिका ने आपको कुछ चीजें गिफ्ट कर दिया, तो आपको आवश्यक नहीं कि आप भी उसको गिफ्ट करो। चंदे, चंदे का अमाउंट आपका हो गया। ठीक है, कोविड के अंतर्गत हेल्प हो गया, वो एक पक्षी अंतरण होगा जो भी चालू खाते के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार हम चालू खाते के अंतर्गत तीन आइटम्स को जोड़ते हैं। चालू खाते के अंतर्गत हम तीन आइटम को जोड़ते हैं। पहला आपका है दृश्य मदें, दूसरा आपका है अदृश्य मदें, तीसरा आपका है एक पक्षी हस्तांतरण या अंतरण जिसको कहते हैं। ठीक है, दृश्य मदों को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। केवल दृश्य मदों को, लोगों को कंफ्यूजन होता है, चालू खाते को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड की संज्ञा कर दे देते हैं। ये बहुत ज्यादा गड़बड़ी मैंने देखा है। लोग चालू खाते को बैलेंस ऑफ ट्रेड के, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, चालू खाते को बैलेंस ऑफ ट्रेड बताने लगते हैं। ये गलत है। चालू खाता जो करंट अकाउंट होता उसका केवल और केवल दृश्य मदें ही बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंतर्गत जानी जाती है। अन्य दो मदों को नहीं इसके अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए, तो चालू खाते की विशेषताएं क्या हो गई? चालू खाते की विशेषता आप चेक कर लो, विशेषताएं चेक कर लेते हैं। पहला, इसमें सभी निर्यात जो होते हैं, सभी निर्यात, चाहे वो दृश्य हो, चाहे अदृश्य हो, चाहे एक पक्षी हो, ठीक है, सभी आपके पास जो निर्यात होते हैं वो निर्यात क्या करते हैं? वो निर्यात जिसमें हम लोग वस्तुओं तथा सेवाओं को सम्मिलित करते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं को। सेवाओं को आप किसमें? अदृश्य मदों में रखोगे, और वस्तुओं को आप किसमें रखोगे? दृश्य मदों में। तो ठीक है, जितने निर्यात करते हो, चाहे आप अपने देश से टेलीविजन निर्यात करते हो और अपने देश से एक्सपर्ट प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ये सेवाएं हैं। इनको जब हम विश्व के अन्य देशों को देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये विदेशी मुद्रा को ऐड करते हैं।
विदेशी मुद्रा को हमारे देश में जोड़ते हैं, विदेशी मुद्रा को लाते हैं। आप चाहे जितने वर्ड प्रयोग करो, यानी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को प्रमोट करते हैं, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं, यानी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी रेखा को ये दिखाते हैं। ठीक है, और सप्लाई रेखा इसके अंतर्गत जो बनती है दैट हैव द पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप की होती है। यहां पर एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज रेट हो जाता है और यहां पर फॉरेन करेंसी हो जाती है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, तो सभी निर्यात वस्तुओं एवं सेवाओं के वो विदेशी मुद्रा को लाते हैं या सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट है सभी आयात, ऑल इंपोर्ट्स, चाहे वो वस्तुओं एवं सेवाओं के वो क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा को विदेश में भेजते हैं, दूसरे देश में ले जाते हैं। ठीक है, विदेशी मुद्रा जो हमारे देश में है, जो विदेशी मुद्रा जो हमारे पास होम कंट्री में है, होम कंट्री में है, उसको बाहर करते हैं, यानी आपके पास डिमांड ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, डिमांड ऑफ मनी को, फॉरेन रिजर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये पहली विशेषता आपकी हो गई। दूसरी विशेषता आयात से रिलेटेड हो गए। तीसरा आपका जो दृश्य व्यापार के अंतर्गत आता है, दृश्य व्यापार मैंने आपको बताया था वस्तुओं का केवल, ना कि सेवाओं का, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात, आयात एवं निर्यात उसके अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना सो इजी है, कितना देश से एक्सपोर्ट हो गया वस्तुएं, कितना देश में आया, इनको आप तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। बट सर्विसेज को, एक पक्षी भुगतान को, यानी ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाएगा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आपका जो आपका निर्यात होता है इसे धनात्मक मत माना जाता है। ठीक है, आयात को ऋणात्मक मत, क्योंकि ये विदेशी मुद्रा को अपने देश से बाहर कर देती है। इसके अलावा जो आपका थर्ड पॉइंट होता है एक पक्षी अंतरण, एक पक्षी अंतरण जिसको कहते हो, एक पक्षी अंतरण क्या कहलाता है। ठीक है, ये आपको अधिकतर प्लस ही माना जाता है। ठीक है, आप ये मानते हो कि आपको इसके अंतर्गत भुगतान प्राप्त होता ना कि देना पड़ता। तो अधिकतर जो होता, जो एक पक्षी अंतरण होता है वो आपका धनात्मक माना जाता है। इन तीनों को आप जोड़ दो, आपका पहला दृश्य खाता, अदृश्य खाता, ये तीनों को जोड़ने के बाद आपको ए बी सी को जोड़ने के बाद मुझे चालू खाता प्राप्त हो जाता है। अब आपको चालू खाते में कोई समस्या नहीं आएगी। चलो अब हम लोग बात करते हैं, दूसरा आपका अकाउंट होता है पूंजी खाता, पूंजी खाता। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। आपका अगला पॉइंट है पूंजी खाता। यह वो खाता होता है जो एक देश के निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों द्वारा किए गए समस्त सौदों, जिसको हम लोग लेन देन कहते हैं, से संबंधित होता है। ठीक है, और जिसमें किसी देश की सरकार और निवासियों की जो परिसंपत्ति होती है या दायित्व होता, उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग पूंजी खाते के अंतर्गत पूंजीगत सौदे, पूंजीगत सौदे ये संपन्न करते हैं, कौमा आपके पास निजी एवं सरकारी पूंजी, निजी एवं सरकारी पूंजी इसको इसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। अंतरण और बैंकिंग पूंजी का प्रवाह, जो बैंक की पूंजी होती है एक देश से दूसरे देश में, बैंक पूंजी का प्रवाह भी इसके अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत निम्न मदों को हम लोग जोड़ते हैं। आइए क्रम से इसकी अब हम लोग चर्चा करते हैं। पहला इसके अंतर्गत मैंने आपसे डिस्कस किया सरकारी सौदे। ठीक है, पहला इसका मद होती है सरकारी सौदे। ठीक है, ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस, इसका संबंध
उन लेन देन से होता है जो सरकार और विभिन्न एजेंसियों की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है, वो आती है और देश के नीड्स के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार दूसरे देश से पूंजी उधार लेती है या तो पूंजी उधार देती है। ठीक है, देश में आवश्यकता के अनुरूप, तो इसको कहते हैं गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस, आपका ऑफिशियली ट्रांजैक्शंस, और इसके अंतर्गत आपका आ जाता सबसे पहले ऋण। पहला पार्ट आ जाता आपका ऋण। दूसरा आपका पार्ट आ जाता है इसके अंतर्गत ऋण का परिशोधन। ऋण का परिशोधन। तीसरा आपके पास आ जाता है इसके अंतर्गत रुपए ऋण सेवा। ऋण सेवा, कभी कभी हमको विश्व में अपने रुपए में ऋण लेना पड़ता है। ठीक है, पहला तो हम कोशिश करते हैं कि अपने देश से ही काम बन जाए, लेकिन कभी कभी अपने देश से रुपए ऋण सेवा नहीं कंप्लीट हो पाता तो हम विश्व में चले जाते, तो ऋण लेते हैं। ऋण का परिशोधन बैंकिंग के अंतर्गत आप देखते होंगे ऋण का परिशोधन किया जाता है। ठीक है, डी आपका आता है, पॉइंट आ जाता है इसके अंतर्गत अन्य प्राप्तियां एवं भुगतान। मान लीजिए आपने, ठीक है, 1990 के दशक में कोई लोन दे दिया हो अमेरिका को, सपोज दैट, और वो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में या कार्यकाल में पैसा वापस कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, अन्य प्राप्तियां या भुगतान होगा। अन्य प्राप्तियां एवं भुगतान के नाम से वो जाना जाएगा। ठीक है, किसी और देखिए गवर्नमेंट का मकसद तो यही होता है इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रांग करना। तो ठीक है, मनमोहन जी ने, मान लीजिए मनमोहन जी के कार्यकाल में उस समय दिया गया हो पैसा, और ठीक है मोदी जी के कार्यकाल में मिल रहा हो, तो ये आपके पास अन्य प्राप्तियां होती, जो पुराना भुगतान पेमेंट होता वो भी आपको प्राप्त हो सकता है, तो वो भी आपका सरकारी सौदे के अंतर्गत ही पार्ट बन जाता है। आपका इसके अंतर्गत आता है डी, आपका बाद ई आता है स्वर्ण एवं विदेशी विनिमय कोष। स्वर्ण एवं विदेशी विनिमय कोष, मुझे लगता है कि आपको सरकारी सौदे के अंतर्गत ये जो आइटम्स हैं ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पहला ऋण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ऋण, और इसके पूंजी खाते के अंतर्गत हम लोग लोन्स लेते हैं, वर्ल्ड लेवल पे या लोन देते हैं। ऋण का परिशोधन ये बैंक करती है, और बैंक के माध्यम से कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है उसका फाइनल आपके पास लेजर या फाइनल जो कैलकुलेशन शीट होती है उसका कार्य करते हैं। रुपए ऋण सेवा, कभी कभी देखो जो ये ऋण मिलता है ये अधिकतर डॉलर में मिल सकता है, आपको जापानी मुद्रा में मिल सकता है, चीनी मुद्रा में मिल सकता है, लेकिन आपको कभी कभी इतनी इमरजेंसी होती है कि आपको रुपए में ऋण की आवश्यकता होती है। तो जब घरेलू मार्केट से आपको अवेलेबल नहीं होती, तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अगर कहीं पर आपके पास रुपए का ऋण अवेलेबल है तो आप उनसे लेने लगते हो। ठीक है, अन्य प्राप्तियां या भुगतान, कोई पिछला पेंडिंग बचा है तो वो प्राप्त हो जाएगा, या किसी को आपने दिया तो वो भी इसी के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। स्वर्ण, गोल्ड या विदेशी विनिमय कोष जो आपके पास फॉरेन रिजर्व कोष है, ये सरकारी सौदे के अंतर्गत पूंजीगत खाते का पहला पार्ट आपका हो गया। ठीक है, पहला पार्ट आपका क्लियर। चलिए अब हम दूसरा पार्ट, चलिए यहीं पर डिस्कस हम कर देते हैं। सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं आपके साथ, गैर सरकारी या निजी सौदे। अभी सरकारी आप देख लिए हो, अब चलो गैर सरकारी एवं निजी सौदे। ठीक है, आपके पास प्राइवेट जो आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं एंड नॉन ऑफिशियली आते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, पूंजी खाते के अंतर्गत व्यक्तियों, व्यवसायियों तथा अन्य गैर सरकारी एजेंसियों की निजी संपत्तियों का दायित्व या प्राप्तियां, ठीक है, उनको प्रभावित करती है। जैसे कंपनियां होती हैं, और कंपनियां क्या होती हैं, वो इंटरनेशनल लेवल से कोई उधार लेकर के आती हैं। ठीक है, गैर सरकारी लोन हो जाएगा। ठीक है, तो सरकारी के अंतर्गत केवल गवर्नमेंट के द्वारा किए गए एग्रीमेंट को सम्मिलित किया जाता है, और गैर सरकारी के अंतर्गत कंपनीज जो होती हैं वो भी इंटरनेशनल मार्केट से लोन लेकर के आती है अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, अपने कंपनी को ऑपरेट करने के लिए। तो इसके अंतर्गत जो हमारे पास देश में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, संपत्तियों या दायित्वों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मान लीजिए ए कंपनी
विनियोग, एक कंपनी की विनियोग एक्टिविटी को हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करेंगे, जो कि गैर सरकारी या निजी सौदे के अंतर्गत पार्ट बन जाती है। ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए कोई डोनेट कर रहा है, ठीक है, डोनेट कर रहा कोई प्राइवेट व्यक्ति, यहां के भारत के प्राइवेट एजेंसी को डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, गैर सरकारी है, और वो हमारे पास क्या होता है, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आ रहा है और लीगल तरीके से आ रहा है, तो उसको हम गैर सरकारी के अंतर्गत इसको इंक्लूड कर देंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो जाती है। और तीसरा हमारे पास आ जाता है, जो तीसरा पॉइंट है, मैं तीसरा पॉइंट यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, जिसको एफडीआई कहते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। जब कोई विदेशी हमारे देश में आता है और वो हमारे देश में कंपनी लगाता है, तो वो भी विदेशी पूंजी लेकर के आता है, तो इससे क्या होता है, हमारा पूंजी खाता इनरिच हो जाता है, और हमारे देश के यदि निवेशक विदेश में जाएं और वहां पर पूंजी लगाएं, तो हम कहेंगे एफडीआई का आउटफ्लो हो गया है। ठीक है, तो ये भी पूंजी खाते के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। और चौथा मैं यहीं पर बता देता हूं, आपके पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, पोर्टफोलियो विनियोग होता है। और पोर्टफोलियो विनियोग कौन सा होता है, ऐसा विनियोग जो शेयर मार्केट के माध्यम से आपका क्या होता है, डिजिटल करेंसी के माध्यम से आपकी इकोनॉमी में आता है या जाता है। बट इसमें क्या होता है, अनसर्टेनिटी बहुत अधिक होती है इस पूंजी में। अनसर्टेनिटी मतलब होता है कब आए कब चली जाए। तो इस प्रकार से पूंजी खाते के अंतर्गत इन चार मदों को बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है, जो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये चार अकाउंट्स हमारे पास देखे जाते हैं। इन चार तरीके से हमारे पास जो विदेशी मुद्रा होती है वो आती है। आपका सरकारी सौदे के अंतर्गत जो गवर्नमेंट एग्रीमेंट करती है, ठीक है, चाहे वो लोन के लिए हो, चाहे ऋण परिशोधन कोष हो, चाहे रुपए ऋण सेवा हो, चाहे अन्य प्राप्तियां एवं भुगतान हो, चाहे स्वर्ण एवं विदेशी विनिमय कोष हो। ठीक है, वहीं आपका दूसरा जो पार्ट आ जाता है, दूसरा पार्ट आपका होता है गैर सरकारी या निजी सौदे होते हैं। इसके अंतर्गत एक कंपनी द्वारा किए गए विनियोग को हम लोग सम्मिलित करते हैं। तीसरा हमारे पास जो आ जाता है, तीसरा हमारे पास हो जाता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसको हम लोग एफडीआई की संज्ञा देते हैं। और चौथा मेरे पास हो जाता है, चौथा स्पेशली हो जाता पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FII के नाम से जाना जाता, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार से ये सरकारी सौदों के अंतर्गत ऋण अगर जाता है देश से, तो आपके पास ऋण के रूप में जाता है, ठीक है, तो आपका माइनस होगा। अगर ऋण आता है तो आपका कैपिटल अकाउंट प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सारे आपके अकाउंट प्लस और माइनस दोनों को लेकर के चलते हैं। अब वो प्रवृत्तियां आपको देखनी है कि इकोनॉमी में कौन सी प्रवृत्ति है, क्रेडिट है कि डेबिट है, ये आपको चेक करना होता है। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा लेजरिंग करती है और बैलेंस शीट बनाती है, और बैलेंस शीट के आधार पर चेक किया जाता है कि हमारा भुगतान संतुलन अनुकूल है, प्रतिकूल है या क्या है। ओके, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट हो जाता है। अब कैपिटल अकाउंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। जैसे हमने करंट आपका उस अकाउंट से देखा था, करंट अकाउंट के संदर्भ में देखा था, आप कैपिटल अकाउंट के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, पहला आपके पास होता है कि अगर पूंजी खाते में, ठीक है, पूंजी खाते में विदेशी पूंजी आती है, अगर विदेशी पूंजी हमारे देश की तरफ आती है तो ये प्लस होगा, और अगर विदेशी पूंजी हमारे देश से जाती है, आउटफ्लो है, तो ये माइनस होगा। ये विदेशी पूंजी आपकी माइनस में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, और अगर वे सभी पूंजीगत सौदे जिसके कारण विदेशी मुद्रा का प्रवाह देश के बाहर हो जाता है, उन्हें भुगतान संतुलन में हम लोग ऋण खाते में जोड़ते हैं, और जिसके कारण हमारे देश में विदेशी पूंजी का मान लगातार बढ़ता चला जाता है, उसको हम लोग धनात्मक खाते में जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है जो आपका पूंजी शेष आपने देखा होगा, आपने एक मत देखा एफडीआई, और एक मत आपने देखा एफआईआई। लास्ट में आपने दो मदे देखा ना, एफडीआई एंड एफआईआई। ये देखो आप, ब्लू एंड रेड, ये ब्लू एंड रेड को आप चेक करो, तो ये दो आपके अकाउंट होते हैं। इनको शुद्ध मूल्य को पूंजी खाते में लिखा जाता है। ठीक है, विनियोग के शुद्ध मूल्य को पूंजी खाते
के शेष में लिखा जाता है। ये पूंजी खाते के शेष में लिखा जाएगा, शेष में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट इसमें तथ्य होता है। पूंजी खाते के शेष में क्या लिखा जाता है? एफडीआई एंड एफआईआई को पूंजी खाते के शेष में लिखा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा मत आता है। देखो, आपने आपके साथ डिस्कस किया पूंजी खाता, मैंने आपके साथ डिस्कस किया चालू खाता, और मेरे पास एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, और आपका लास्ट इसका आ जाता है। ठीक है, भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक, ठीक है, लेनी देनी। ठीक है, एरर एंड ओमिशंस का एक पार्ट आ जाता है, एरर एंड ओमिशंस का पार्ट आ जाता है, क्योंकि एक वर्ष के दौरान होने वाले सभी लेन देन को ठीक ठीक रिकॉर्ड करना बहुत कठिन है। ठीक है, प्रॉपरली रिकॉर्ड करना बहुत कठिन काम है। इसके कई कारण है, जैसे लेन देन के सैंपल कुछ और होते हैं, होता भुगतान कुछ और है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? व्यवसायियों की अप्रामाणिकता, हमने कहीं ट्रेड और किया, चला कहीं और गया। तो इस प्रकार से जो हमारे पास बैलेंस शीट होती है वो प्रॉपरली नहीं बनती। आपने देखा होगा, आपका जहाज जाता और सोमालिया के डाकू लूट लेते हैं। ठीक है, तो आपके देश से क्या हुआ? क्रेडिट मनी के रूप में विश्व में आप एक्सपोर्ट करने जाते हो और वो मनी नहीं आती, तो क्या हो जाएगा? इस पैसे को भूल चूक लेनी देनी में डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतना आपको लॉस हुआ, तो इसको भूल चूक लेनी देनी में आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आपके ये पार्ट भूल चूक लेनी देनी का आपको क्लियर हो जाता है कि जो एरर एंड ओमिशंस होते हैं उनको आपको बहुत प्रॉपरली टैकल करना पड़ता है। प्रामाणिक आपके पास ग्राहक नहीं होते हैं, कभी कभी हम उनसे वस्तुएं मंगा लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, वो वस्तुएं हमारे प्रॉपरली काम की नहीं आती हैं, तो इस प्रकार इसके अंतर्गत रखते हैं। और चौथा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, सरकारी रिजर्व सौदे, सरकारी रिजर्व सौदे, सरकारी रिजर्व सौदे के अंतर्गत। ठीक है, ये क्या होता है? सरकारी रिजर्व सौदे भुगतान शेष के अन्य सभी सौदों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं, और ये सौदे इसलिए भिन्न होते हैं क्योंकि इन सौदों को केवल और केवल आपके पास गवर्नमेंट या सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाते हैं। सरकारी रिजर्व सौदे केवल सरकार द्वारा या आपके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता, अन्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सौदे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के अनुसार बनाए जाते हैं या किए जाते हैं। ठीक है, आर्थिक नीतियों के अनुसार किए जाते हैं। जैसे आपके देश में, ठीक है, अभी आपने देखा होगा कोयला क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा 1991 में आपके पास फॉरेन रिजर्व क्राइसिस चला था। ठीक है, तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने क्या किया था, गोल्ड को गिरवी रखा था और उसके बाद फॉरेन विदेशी मुद्रा लेकर के आया था। तो जो फॉरेन विदेशी मुद्रा आई थी उस समय इन इमरजेंसी में, वो चौथे मत के अंतर्गत सरकारी रिजर्व सौदे के अंतर्गत नोट किया जाएगा। ये गवर्नमेंट क्या करती है, अर्थव्यवस्था के नीड्स के अकॉर्डिंग पूंजी को विश्व से लाती है या ले जाती है। ठीक है, ये इकोनॉमी की नीड्स के अकॉर्डिंग काम इसमें अंतर्गत किया जाता है, और इसका प्रभाव विनिमय दर पर पड़ता है, विनिमय दर पर पड़ता है, इंपॉर्टेंट रूप से पड़ता है, और इसको हम लोग उसमें जोड़ते हैं। ठीक है, और इसका मुख्य लेन देन इसके अंतर्गत क्या होता है? जब हम लोग मुख्य सरकारी रिजर्व सौदे के अंतर्गत करते हैं तो किससे करते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से करते हैं। ठीक है, जो आपके पास सौदे होते हैं वो एसडीआर के रूप में किए जाते हैं ना, एसडीआर के रूप में हम लोग मुद्रा लेते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसे कागजी मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या को सॉल्व करने के लिए विश्व बैंक के आईएमएफ के सभी देशों द्वारा इस कागजी मुद्रा को स्वीकार किया गया, और इस पर वर्तमान में क्या होता है? भुगतान संपादित किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब जरूरत पड़ती है तो सरकारी रिजर्व सौदे के अंतर्गत चौथी मत के अंतर्गत जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, और एसडीआर के रूप में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उधार लेकर के आ जाते हैं और अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, और इसमें होता विदेशी सरकारी परिसंपत्तियों में परिवर्तन। ठीक है,
इससे क्या होता है कि वर्ड लेवल पर हमारे पास काफी, ठीक है, कभी कभी वर्ड को भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग इसके अंतर्गत दे भी आते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 4 अकाउंट मैंने आपको समझाया। ठीक है, 4 अकाउंट में पहला आपका अकाउंट हो जाता है चालू खाता। पहला आपका होता है चालू खाता। तो चालू खाता पहला। दूसरा आपका हमने पढ़ा पूंजी खाता। तीसरा मैंने पढ़ा आपका पूंजी खाते के बाद हमने तीसरा पढ़ा भूल चूक लेनी देनी। ठीक है, अगर आप इसको चौथे पॉइंट पे भी कर लो नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने कई बुक्स में देखा तो इसको भूल चूक लेनी देनी को लास्ट में उन्होंने रखा है, कोई बात नहीं, आप भी चाहो तो रख सकते हो। मैंने थर्ड पॉइंट पे इसको आपको स्टडी करा दिया और चौथे पॉइंट में आपको मैंने सरकारी रिजर्व सौदों को समझाया। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपके पास बैलेंस शीट बनाई जाती है वो बैलेंस शीट आपके पास इन चारों अकाउंट्स को जोड़ करके बनाई जाती है। ठीक है, चारों अकाउंट्स को जोड़ करके बनाई जाती है। तो इस प्रकार जो आपके पास बैलेंस शीट बनेगी, ठीक, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो शीट बनेगी वो चारों अकाउंट को जोड़ा जाएगा। और इसके अंतर्गत आपने देखा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत पहला चालू खाता प्लस पूंजी खाता प्लस भूल चूक लेनी देनी प्लस आपके पास सरकारी रिजर्व सौदे। इन चारों के आधार पर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट का निर्माण करते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत केवल निर्यात तथा आयात वस्तुओं का, ठीक है, आयात को ही कैलकुलेट किया जाता है। वस्तुओं का आयात तथा निर्यात की हम लोग बात करते हैं, अन्य बातें नहीं करते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का के अंतर्गत चालू खाते का एक पार्ट है जिसको दृश्य मदे कहते हैं और दृश्य मदों के अंतर्गत निर्यात तथा आयात को शामिल किया जाता है। ठीक है, और उसी के आधार पर बैलेंस ऑफ ट्रेड की शीट बनाई जाती है। बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और एक प्रश्न सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको परेशान करता है कि क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट सदैव संतुलन में होता है, तो आखिर कैसे। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर संतुलन में होता है तो आखिर कैसे होता है। ठीक है, कहा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सदैव संतुलन में होता है, तो वो आखिर कैसे होता है इस पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपके देश में आयात ज्यादा है निर्यात कम है। ठीक है, निगेटिव पक्ष यानी डेबिट पक्ष में आपको ज्यादा रखना है और क्रेडिट पक्ष में कम रखना है। ठीक है, मान लीजिए मैं क्या होता लोगों से मुझे क्या होता पैसे की जरूरत है, मैंने क्या किया पूंजी का उधार लिया। ठीक है, पूंजी को उधार लेकर के यहां पर मैंने उधार में जोड़ दिया। ठीक है, वस्तुओं का आयात किया, आयात पक्ष आपका डेबिट अकाउंट में जुड़ेगा। ठीक है, लास्ट में जब देखा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है प्रॉपर नहीं हो पाता है, हमारे पास नेगेटिव पार्ट में 400 हो जाता है और प्लस पार्ट में मात्र 200 है। प्लस पार्ट में मात्र 200 है और माइनस पार्ट में 400 है, तो आप कहोगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन में नहीं है। एक मिनट, तो हमारा पॉइंट था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत हम देखते थे कि मेरे द्वारा खर्च, मेरी इकोनॉमी द्वारा खर्च 400 रुपए का हुआ और मेरी इकोनॉमी में मात्र 200 रुपए की विदेशी मुद्रा अर्न की। तो 200 रुपए का आप तो कह रहे हो कि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट तो एकदम संतुलन में आप बोल रहे हो, यहां तो 200 रुपए का बैलेंस ऑफ क्या होता है, बैलेंस आपका पेमेंट डेफिसिट में है, घाटे में आप हो। तो आपकी बात सही है कि ये जो बीओपी है यहां पर घाटे पे आपको दिख रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जब 200 रुपए आपके पास कम हो जाते हैं तो आईएमएफ में जाएगी और 200 रुपए, क्योंकि 400 रुपए आपको भुगतान करना है, कितना करना है 400। आपकी इकोनॉमी में पैसा कितना आया 200 आप घाटे में चल रहे हो, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत हम आईएमएफ में से जाते हैं और उससे पूंजी खाते के अंतर्गत 200 रुपए का और लोन ले आते हैं। कितना लिया है लोन लास्ट में 200 रुपए का, तो ये आपके क्रेडिट पक्ष में जुड़ जाएगा। आप बताओ 400 बराबर 400 हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या कहा जाएगा
कि लास्ट में गवर्नमेंट क्या करती है, बीओपी में देखती है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और उसके अनुरूप अगर उसके पास पॉजिटिव का मान ज्यादा हो जाता है तो लोन दे देती है वर्ल्ड लेवल पे, या आपका आईएमएफ में शेयर बढ़वा देती है, अपनी हिस्सेदारी बढ़वा देती है। तो इस प्रकार से लास्ट में, क्योंकि इसका पेमेंट तो आप रोक नहीं सकते हो ना किसी कंट्री का, कि 200 रह लो फ्यूचर में हम आपको पेमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत आप जब देखते हो कि मेरे पास इनकम आई 200 की, इस समय आप देखो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हो, पेट्रोलियम इंपोर्ट ज्यादा करने से आपके पास देनदारियां ज्यादा हो गई। अगर आप इसी साल में क्लियर नहीं करोगे अपना, ठीक है, अगर इसी साल में आप क्लियर नहीं करोगे तो उसके परिणाम स्वरूप अगले साल कोई भी आपको पेट्रोल देने को तैयार नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इस साल का बैलेंस शीट क्लियर करने के लिए जितना पेमेंट बचता है पेट्रोलियम इंपोर्ट कंट्रीज का, उसका लोन ले लेती है वर्ल्ड मार्केट से, ठीक है, चाहे वर्ल्ड बैंक से ले ले लोन, चाहे आईएमएफ से लोन ले ले, जितनी एजेंसियां, और उसको लोन लेते ही आपका ये जो घाटा होता है तुरंत बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाता है, संतुलन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, तुरंत बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए तो जो आपके पास वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड हमारे पास होता है, चाहे पूंजी का हो चाहे जिसका हो, उसका लास्ट में बैलेंस शीट बनता है। ये नहीं होता कि हमने अमेरिका से 20,000 रुपए के कंप्यूटर बनाए तो अगले दिन चेक लगाकर उसका पेमेंट करेंगे, नहीं। आपको पूरे साल का अमेरिका से कितना इंपोर्ट हमने किया और अमेरिका को हमने कितना एक्सपोर्ट किया, इसकी बैलेंस शीट बनाई जाती है। फिर देखा जाता है कि हमारी देनदारी बाकी है या लेनदारी बाकी है, और उसको उठा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट कर देती है। आपको एक एक आइटम का पेमेंट नहीं करना होता जैसे आप डेली लाइफ में करते हो, ऐसा कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट। वहां पर पूरे वर्ष आप क्या करते हो, पूरे वर्ष का आप एक बैलेंस शीट बनाते हो, और हमने उस कंट्री से कितना लिया। ठीक है, मान लीजिए अमेरिका से हमने आयात क्या किया, आयात और निर्यात दो मदे हो गए। आयात हमने किया, वहां से कंप्यूटर मंगाए और उनको हमने दिया, गेहूं दिया, सपोज दैट। ठीक है, फिर हमने उनसे मशीन मंगवाया, ठीक है, मशीन मंगवाया और उनको हमने ट्रेन के डिब्बे दिए, सपोज दैट। ठीक है, तो पूरे साल का आइटम्स को जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद कितना रुपए का हमने मंगाया और कितने रुपए का हमको पेमेंट करना। मान लीजिए हमने मंगाया 4,000 करोड़ रुपए का, 4,000 रुपए करोड़ का मैंने मंगाया, और मुझे पेमेंट करना कितना, 6 आपका, हाँ, और मैंने निर्यात किया मात्र कितना, 2,000 करोड़ का। तो मेरे पास घाटा कितना हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा है, मुझे देना कितना है, 4,000 रुपए, क्योंकि आयात मैंने किया 4,000 रुपए का, और मेरे पास विदेशी मुद्रा निर्यात से कितनी कलेक्ट हुई, मात्र 2,000 रुपए। अब ये 2,000 रुपए कहां से मिले, मैं तुरंत आईएमएफ के पास जाऊंगा, और आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से पूंजी खाते में 2% 1% जो भी ब्याज दर हो उस पर लोन उठा करके लाऊंगा, और यहां पर 2,000 रुपए और ऐड कर दूंगा। तो अब बताओ मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये साल के अंत में आपकी बैलेंस शीट बनाई जाती है, और आपका ये सोचना बिल्कुल सही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा होता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको तुरंत कंप्लीट करने के लिए पूंजी खाते में उधार लेकर के उसको आपके पास मुद्रा क्या होता है, अर्निंग, उसमें आइटम्स में जोड़ देती है, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या हो जाता, बैलेंस में हो जाता। इसलिए कहा जाता कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो सदैव संतुलित होता है, ना तो लास्ट में, फाइनली वो संतुलित हो जाता है, लास्ट में क्या होता, ना तो वो घाटे में होता ना तो सरप्लस में होता है। इसलिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट छुपाया गया, ठीक है, छुपा है। तो यानी उस साल का पूरा आइटम जो आपके पास जितनी लेनदारी देनदारी थी उसको फाइनल कर दिया जाता है। चलो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या अंतर है। ठीक है, पहला मैं आपको करता हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड को, ये पार्ट है, सॉरी इसको मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को कर लेता हूं, ये आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है दूसरा पार्ट। चलो देखते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, विस्तार। पहले मैं विस्तार के आधार पर डिस्कस करूंगा। चलो विस्तार के आधार पर डिस्कस करता हूं। भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की तुलना में अधिक विस्तृत है।
इसके अंतर्गत कई कॉन्सेप्ट समाहित किए गए हैं। ठीक है, बीओपी के अंतर्गत कई कॉन्सेप्ट समाहित हैं, जबकि ये कम विस्तृत है क्योंकि इसके अंतर्गत केवल दृश्य मतों को ही सम्मिलित किया जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंतर्गत। चलो दूसरा, आइटम्स मदें। इसके अंतर्गत बीओपी के अंतर्गत आपके पास चालू खाता, ठीक है, आपके पास पूंजी खाता, आपके पास भूल चूक लेनी देनी, आपके पास सरकारी रिजर्व, ठीक है, ये चार खाते आते हैं, जबकि इसमें केवल दृश्य खाते को ही सम्मिलित किया जाता है, आपके पास विजुअल अकाउंट को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, तीसरा विश्लेषण की बात मैं करता हूं, विश्लेषण के आधार पर करता हूं। तो विश्लेषण के आधार पर यह किसी देश की भुगतान की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है, और ये किसी देश की व्यापार की स्थिति को दर्शाएगा। ये भुगतान की स्थिति को दिखाता है, ठीक है, और ये केवल भुगतान की स्थिति में आपके पास डिमांड एंड सप्लाई, जो फॉरेन करेंसी के डिमांड एंड सप्लाई दोनों को लेकर के चलता है, और ये केवल क्या होता है, आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, व्यापार कभी कभी व्यापार संतुलन आपका घाटे में होता है, लेकिन भुगतान संतुलन घाटे में नहीं होता है। ठीक है, विश्लेषण हो गया। साम्य संतुलन में अधिक आपने देखा बीओपी सदैव संतुलन में रहता है, लेकिन बीओटी संतुलन में हो ये आवश्यक नहीं है। बीओटी संतुलन में हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, उपयोग, इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है बीओपी का, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है बीओपी का, और इसका उपयोग केवल और केवल ट्रेड पैटर्न चेक करने के लिए किया जाता है। ट्रेड पैटर्न के ट्रेड की दिशा क्या है, इसके लिए चेक किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको बीओपी की गणना करने के लिए इकोनॉमी के सारे एस्पेक्ट्स की जानकारी होनी जरूरी है, यानी इसमें स्पेशलिस्ट बैठते हैं, और इसका कोई भी व्यक्ति कितना आया कितना गया, नॉर्मली एक डॉक्यूमेंट आप रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो बीओटी की गणना करना इजी है, बट बीओपी की गणना करना बहुत कठिन है। बीओपी आपका विनिमय दर को निर्धारित करता है, रेट ऑफ एक्सचेंज को निर्धारित करता है, रेट ऑफ एक्सचेंज को निर्धारित करता है। ठीक है, और ये रेट ऑफ एक्सचेंज को निर्धारित नहीं करता, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है, रेट ऑफ एक्सचेंज। हाँ, बीओपी के अंतर्गत रेट ऑफ एक्सचेंज को निर्धारित किया जाता है, जबकि बीओटी के अंतर्गत इसका निर्धारण नहीं किया जाता है। तो ये आपका आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड आपके साथ हम लोगों ने